जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर की स्टोरी और राइटर के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट रेड हैरो की रीडिंग करने जा रहे हैं। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा है ताकि वो चीज़ें जो है वो हमारी क्लियर हो सकें। I had scarcely passed my 12th birthday. I had scarcely मैंने मुश्किल ही से पास्ट गुजारी थी, मनाई थी 12th बर्थडे 12वीं सालगिरह। मैंने अभी मुश्किल से ही अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी। I had scarcely passed my 12th birthday, मैंने मुश्किल ही से अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी। When I entered, जब मैं दाखिल हुआ इन हॉस्पिटेबल रीजन, गैर दोस्ताना इलाके में, ऑफ एग्ज़ामिनेशन इम्तहानात के, जब मैं इम्तहानात के गैर दोस्ताना माहौल में दाखिल हो गया। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डिस्टाइंड टू जर्नी, और अगले 7 साल मेरे मुकद्दर में सफ़र के लिख दिए गए थे। यानी अगले 7 साल मैंने इन इम्तहानात से गुज़रना था और अगले 7 साल जो थे वो मेरे मुकद्दर में लिख दिए गए थे इम्तहानात के हवाले से। यानी उसे लगता था कि वो कहता है कि अगले 7 साल मैंने मुसलसल इन इम्तहानात से गुज़रना था। दीज एग्ज़ामिनेशंस वर ग्रेट ट्रायल टू मी, कहता है ये इम्तहानात मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश हुआ करते थे। दी सब्जेक्ट विच वर डियरेस्ट टू द एग्ज़ामिनर, वो मज़ामीन जो एग्ज़ामिनर को बहुत पसंद थे, वर ऑलमोस्ट इनवेरेबली दोज, इनवेरेबली हमेशा, दोज वही थे, आई फैंसीड लीस्ट जो मुझे सबसे कम पसंद थे। फैंसीड लाइट जो मुझे सबसे कम पसंद है। इनवेरिएबली ऑलवेज, कहता है एग्ज़ामिनर को हमेशा वही मज़ामीन पसंद होते थे जो मुझे सबसे कम पसंद होते थे। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामाइंड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग। अब वो राइटर क्या कहता है जी, आई वुड हैव लाइक टू बी एग्जामाइंड, टू हैव बीन एग्जामाइंड, कि मेरा इम्तिहान लिया जाता हिस्ट्री में, पोइट्री में, एंड ऐसे राइटिंग और ऐसे राइटिंग में। द एग्ज़ामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शियल, जबकि एग्ज़ामिनर तरफदार था लैटिन मैथमेटिक्स, एग्ज़ामिनर चाहता था कि वो लैटिन और मैथमेटिक्स में मेरा इम्तिहान ले या स्टूडेंट का इम्तिहान ले। अब वो कहता है कि मुझे तो पसंद थे हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग, जबकि एग्ज़ामिनर को क्या पसंद था, लैटिन एंड मैथमेटिक्स। एज देयर विल प्रिवेल्ड, जबकि उसकी मर्जी गालिब आ जाती थी। मोर ओवर द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। कहते हैं इन दोनों मज़ामीन में से, यानी मैथ और लैटिन में से उसने वो सवाल किए विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जिनका मैं तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता था। यानी एक तो उसने मेरी मर्ज़ी के सब्जेक्ट नहीं चूज़ किए, दूसरा जो सब्जेक्ट चूज़ किया उसने उसमें से मेरी मर्ज़ी के सवाल नहीं चूज़ किए, यानी उसने वो सवाल किए जिनका मैं जवाब दे ही नहीं सकता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, मैं चाहता था कि लैटिन और मैथमेटिक्स में मुझसे वो सवाल किए जाएँ जिनके मैं जवाब दे सकता था। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क, उन्होंने हमेशा वो सवाल पूछने की कोशिश की, व्हाट आई डिड नॉट नो, जिनके जवाब मैं नहीं जानता था। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, जब मैं राज़ी होता था टू डिस्प्ले माई नॉलेज, अपने इल्म का इजहार करने के लिए, यानी जब मैं चाहता था कि मैं अपने इल्म को दिखाऊं, दे साउ टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, जबकि एग्ज़ामिनर मेरी जहालत को ज़ाहिर करने की कोशिश करता था। यानी मेरी कोशिश होती थी कि मुझसे वो सवाल किए जाएं जिनका मैं जवाब दे सकूं ताकि मेरे इल्म का इजहार हो सके, ताकि मैं अपने इल्म को शो कर सकूं, जबकि एग्ज़ामिनर हमेशा मेरी जहालत को एक्सपोज करने की कोशिश करता था। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिज़ल्ट, और इस तरह के रवैये का एक ही नतीजा निकला, आई डिड नॉट डू वेल इन एग्ज़ामिनेशन, के मैंने इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। अब कहता है कि इस तरह के सलूक का नतीजा क्या निकला कि मैंने कभी इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। इस पैराग्राफ में हमने देख लिया कि राइटर चाहता है, चर्चिल चाहता है कि उससे सवाल पूछे जाते पोइट्री में, ऐसे राइटिंग में और हिस्ट्री में, जबकि एग्ज़ामिनर किस में पूछना चाहता था, एग्ज़ामिनर चाहता था राइटिंग और लैटिन और मैथमेटिक्स में पूछना चाहता था।
और लैटिन और मैथमेटिक्स में भी उसने वो सवाल किए इन दोनों मज़ामीन में से जिनके वो कहता है कि मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता था। और इस तरह के रवैये का नतीजा क्या निकला कि मैं हमेशा अपने इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाता था। अब आगे चलते हैं जी। द राइटर दिस वाज एस्पेशली ट्रू ऑफ माई इंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो में जब मैंने दाखिला लिया तो उस वक़्त ये हकीकत बिल्कुल सच साबित हुई। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन हाउएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज। ताहम मिस्टर वेल्डन ने, जो कि हेड मास्टर था हैरो स्कूल का, उसने मेरे लैटिन नसर का एक ब्रॉड माइंडेड वसीओ नज़री से उसको देखा। बी शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी। शो डिसर्नमेंट यानी विजडम का मुजाहरा किया, अक्लमंदी का मुजाहरा किया जांचने में। माई जनरल एबिलिटी मेरी आम सलाहियत को, मेरी जनरल एबिलिटी को जानने में उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। दिस वाज मोर रिमार्केबल बिकॉज आई वाज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर। ये बहुत ही गैर मामूली बात थी, ये बहुत ही गैर मामूली बात थी क्योंकि मैं लैटिन पेपर में एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका था, नहीं लिख पाया था। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। मैंने पेज में सबसे ऊपर अपना नाम लिखा। आई रोट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इन द लैटिन पेपर। आई रोट माई नेम एट द टॉप। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, और फिर मैंने बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद उसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी। अब बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक एनी थिंग कनेक्टेड। आई कुड नॉट थिंक एनी थिंग कनेक्टेड, मुझे कोई भी चीज़ उससे मिलती जुलती महसूस ना हुई। आई कुड नॉट रिफ्लेक्ट एनी थिंग, मुझे आई कुड नॉट रिफ्लेक्ट, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड, मुझे कोई भी चीज़ उससे मिलती जुलती मेरे अकल में, मेरी समझ में, मेरी याद में ना आई। दैट वाज आइदर रेलिवेंट, जो उसे रेलिवेंट हो, और ट्रू, या सही हो। इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्राम नो वेयर इन पार्टिकुलर अ ब्लॉट सेवरल स्मजेस। कहता इंसिडेंटली, इत्तफाकिया तौर पर, देयर अराइव्ड, वहाँ आ गए थे, फ्राम नो वेयर, पता नहीं कहाँ से, पार्टिकुलर ब्लॉट्स, ख़ास तौर पर कुछ धब्बे, एंड सेवरल स्मजेस, और बहुत सारे निशानात। कहता बहुत सारे निशानात और धब्बे जो थे वो पता नहीं कहाँ से आ गए थे। कहता मुझे इनका इल्म नहीं, यानी वो दानिस्ता तौर पर, कहता मैंने नहीं लगाए थे, अनइंटेंशनली वहाँ पे लग गए थे। आई गेस्ड फॉर 2 whole hours, मैं 2 घंटे देखता रहा। एट दिस सैड स्पेक्टेकल, इस अफसोसनाक मंजर को, मैं कहता इस अफसोसनाक मंजर को 2 घंटे देखता रहा। देन मर्सीफुल उशर्स, फिर मेहरबान निगरान ने, कलेक्टेड माई पीस ऑफ फुल स्क्रैप, मेरे कागज़ के टुकड़े को, मेरे पेपर को लिया। विद द अदर्स, तमाम दूसरे लड़कों के साथ, कैरिड इट अप टू द हेड मास्टर टेबल, और उसे हेड मास्टर के मेज़ पर पहुंचा दिया गया। इट वॉज फॉर दीज स्लेंडर इंडिकेशंस ऑफ माई स्कॉलरशिप, और ये मेरे इल्म की मामूली से ही अलामत थी। दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन दैट, कि मिस्टर वेल्डन ने यह नतीजा अखज़ कर लिया, आई वॉज वर्थी टू पास द इनटू हैरो, कि मैं हैरो में दाखिले का अहल हूँ। कहता ये मेरे इल्म और फ़हम फ़रासत की अदना सी निशानी थी कि मिस्टर वेल्डन ने मुझे वहाँ पे एडमिशन दे दिया। यानी उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, उसका नाम लिखना, बाकी सारे पेपर को खाली छोड़ देना ही उसकी इल्म की जो है वो निशानी थी, जिसकी वजह से कहता है हेड मास्टर ने मुझे वहाँ पे एडमिशन दे दिया। इट इज़ मच टू हिज क्रेडिट, और मेरे हैरो में एडमिशन का सेहरा जो था वो कहता है हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन के सर ही जाता है। इट शोड दैट, इससे ज़ाहिर होता था, ही वॉज मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग beneath the surface things. It showed that, इससे ज़ाहिर होता था, ही वॉज मैन, वो आदमी था, कैपेबल ऑफ लुकिंग beneath the surface of things, कि वो चीज़ों की सतह से नीचे देखने की सलाहियत रखता था। अ मैन नॉट डिपेंडेड अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, वो एक ऐसा आदमी था जो पेपर से किसी आदमी की जहानत का अंदाज़ा नहीं लगाता था। यानी वो किसी आदमी के टैलेंट को जानने के लिए, किसी स्टूडेंट के टैलेंट को जानने के लिए वो पेपर पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करता था। आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, और मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम
हमेशा से है। यानी वो कहता है कि वो पेपर मैनिफेस्टेशन पर किसी स्टूडेंट के टैलेंट का जायज़ा या अंदाज़ा नहीं लगाता था, यानी पेपर का वो मोहताज नहीं था किसी स्टूडेंट की जनरल एबिलिटी को जानने के लिए। इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज डिसीजन, उसके फैसले के नतीजे में यानी मिस्टर वेल्डन ने उसे एडमिशन दे दिया। आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेड इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम। कहता मुझे उस एडमिशन के नतीजे में मुझे पहुंचा दिया गया थर्ड या लोएस्ट डिवीजन ऑफ फोर्थ में, या सबसे निचले जो क्लास थी उसमें मुझे एडमिशन दे दिया गया। द नेम ऑफ द न्यू बॉयज़ वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट एंड अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, और स्टूडेंट के जो नेम थे वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखे गए। एज माई करेक्ट नेम, जैसा कि मेरा सही नेम था स्पेंसर चर्चिल बिगिन विद द एस, और इसका आगाज़ किससे होता था? एस से। आई गेंड नो मोर एडवांटेज फ्राम द अल्फ़ाबेट देन फ्राम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर्स। कहता है वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर में जो अल्फ़ाबेट्स थे उनसे भी मुझे कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ था। तो कहता मैं निकम्मा, पेपर में तो मैंने वैसे कुछ नहीं किया, और रही सही कसर किसने निकाल दी? अल्फ़ाबेट ने निकाल दी, क्योंकि मेरा नाम किससे शुरू होता था? एस से शुरू होता था। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्राम द बॉटम, अब मैं आखिर में से सिर्फ 2 के बाद था। द होल स्कूल, पूरे स्कूल में से, यानी कहता है पूरे स्कूल में जो एडमिशन थे उनमें से आखिर में मेरे बाद सिर्फ 2 थे। दीज 2, और आखिरी 2 भी आई रिग्रेट टू से, मुझे कहना पड़ा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, डिसअपियर्ड, चले गए इमीडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर काज। कहता वो भी बीमारी या किसी और वजह से वो भी स्कूल छोड़ गए। अब वो कहता है कि आखिर में कौन बच गया? कहता मेरा नेम आखिर में रह गया। मुझसे बाद 2 थे और उनका भी, वो भी स्कूल छोड़ गए बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, और आखिर में मेरा नाम बच गया। आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन, अब मैंने इस बेवकूफ़ हैसियत में काम जारी रखा। फॉर नियरली आयर, तकरीबन 1 साल तक इस बेवकूफ़ हैसियत में मैंने काम जारी रखा, यानी मेरा नाम स्कूल में सबसे आखिर में और मेरी क्लास सबसे निचली। बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, इस लोएस्ट फॉर्म में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से, आई गेन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवरेस्ट बॉय, मुझे ज़हीन तरीन लड़कों पर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। दे ऑल वेंट ऑन टू द लर्न लैटिन, ग्रीक एंड स्प्लेंडेड थिंग लाइक दैट, और वो तमाम ज़हीन जो थे वो लैटिन, ग्रीक और इस तरह के मज़ामीन पढ़ने चले गए। आई वॉज टॉट इंग्लिश, जबकि मुझे क्या पढ़ने पे लगा दिया गया? अंग्रेज़ी। वी वर कंसीडर्ड सच डंसेज, और हम ऐसे निकम्मे कंसीडर किए जाते थे। वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि हम सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते थे। यानी वो कहता है कि हम ऐसे निकम्मे थे कि वो समझते थे कि ये सिर्फ हम अंग्रेज़ी ही सीख सकते थे। मिस्टर समरवेल, ऑलमोस्ट अ डिलाइटफुल मैन टू whom my debt is great। कहता मिस्टर समरवेल, यहाँ पे आपको पता चल गया, हमने पहले डिस्कस किया था। मिस्टर समरवेल ऑलमोस्ट डिलाइटफुल मैन, मोस्ट डिलाइटफुल मैन, बहुत ही ज़हीन आदमी था। टू whom my debt is great, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। was charged with duty of teaching the stupidest boys, किनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई? अहमक तरीन लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिस्टर समरवेल को दी गई। और पढ़ाना क्या था? टीचिंग, इंग्लिश, अंग्रेज़ी पढ़ानी थी। क्या? द मोस्ट डिसरिगार्डिंग थिंग नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश, यानी इन बच्चों को सिर्फ ये सिखाना था कि जस्ट वो इंग्लिश लिखना आ जाए इनको। यानी इसकी ज़िम्मेदारी क्या थी? इन निकम्मे तरीन, अहमक तरीन लड़कों को अंग्रेज़ी सिखाने की ज़िम्मेदारी जो थी, वो भी लिखना सिखाने की ज़िम्मेदारी जो थी, वो मिस्टर समरवेल को दी गई। यहाँ पे आपको पता चलेगा किन बच्चों को पढ़ाना था? स्टूपिडेस्ट, सबसे अहमक तरीन लड़कों को पढ़ाना था। क्या पढ़ाना था? सिर्फ इंग्लिश लिखना सिखाना था। ही न्यू हाउ टू डू इट, और वो जानता था कि ये काम कैसे करना है, यानी उसे बात का इल्म था कि कैसे काम करना है। ही टॉट इट, उसने ये सिखाया। एज इज़ नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट, और इसने ऐसा पढ़ाया कि वैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता था। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थॉरोली, ना सिर्फ हमने इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से अंग्रेज़ी को पढ़ना सीख लिया मुकम्मल तौर पर, बट वी आल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूली, बल्कि हमने मुसलसल इसकी प्रैक्टिस की। इंग्लिश एनालिसिस की।
तजिया की। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, मिस्टर समरवेल का अपना ही एक तरीका था। ही टूक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंसेस, वो बड़े बड़े सेंटेंस लिखता था, एंड ब्रोक इट इन टू कंपोनेंट्स बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक। वो ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन इंक की मदद से उनको अलहदा कर लेता था। किनको? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लास एंड कंजक्टिव, कंडीशनल क्लास, कंजक्टिव क्लास, डिसकंजक्टिव क्लास। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंडीशनल क्लास, रिलेटिव क्लास, कंजक्टिव क्लास, डिसकंजक्टिव क्लास, इन सारी क्लासेस को अलग करने के लिए वो 4 किस्म की इंक का इस्तेमाल करता था। कौन सी? ब्लैक इंक का इस्तेमाल करता था, रेड का इस्तेमाल करता था, ब्लू का इस्तेमाल करता था और ग्रीन का इस्तेमाल करता था। यानी तमाम इंक्स का इस्तेमाल वो करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि मिस्टर समरवेल की जिम्मेदारी क्या थी। मिस्टर समरवेल की जिम्मेदारी थी कि वो अंग्रेज़ी पढ़ाए। किन को पढ़ाए? स्टूपिडेस्ट बच्चों को पढ़ाए। और वो जानता था कि कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाता था। लॉन्ग सेंटेंस लिखता था वो, ठीक है। कहता हम डेली उनकी प्रैक्टिस किया करते थे, एनालाइज किया करते थे, और वो इन सेंटेंसेस को कैसे तोड़ता था, डिफरेंट पार्ट में कैसे तकसीम करता था। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लास, कंजक्टिव क्लास, कंडीशनल क्लास, कंजक्टिव एंड डिसकंजक्टिव क्लासेस में वो तकसीम करता था। किसकी मदद से? ब्लैक इंक की मदद से, रेड इंक की मदद से, ब्लू की मदद से और ग्रीन इंक की मदद से। अब आगे देखें, ईच हैड इट्स कलर, और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इन सब का अलग अलग रंग होता था। एंड इट्स ब्रैकेट, और इनके गिर्द ब्रैकेट होती थी। इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रिल, और ये किस्म की मशक होती थी। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, जो हम रोज़ाना किया करते थे। एज आई रिमेन इन द थर्ड, जैसा कि मैं तीसरी क्लास में रहा। 3 times अलॉन्ग एज एनीवेयर एल्स, किसी भी दूसरे की निस्बत 3 गुना ज़्यादा। जैसा कि मैं तीसरी जमात में या तीसरे डिवीज़न में मैं किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा रहा था। एंड हैड 3 times मच ऑफ इट, और मुझे 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। आई लर्नड इट थारोली, और मुझे ये इंग्लिश मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई थी। I got into my bones the essential structure of ordinary British sentences. ordinary British sentences का जो बुनियादी ढांचा था वो मेरी हड्डियों में रच बस चुका था। बेसिक स्ट्रक्चर, essential structure, got into bones, मेरी हड्डियों में रच बस चुका था। विच इज़ नोबल थिंग, जो एक बहुत अच्छी बात थी। एंड व्हेन इन लेटर आफ्टर ईयर, जब सालों बाद, माई स्कूल फेलोज हु हैड वॉन प्राइजेज एंड डिस्टिंक्शन फॉर राइटिंग सच ब्यूटिफुल लैटिन पोइट्री, पिथी ग्रीक एपिग्राम्स हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश। फिर जब कई सालों बाद वो जो स्टूडेंट जिन्होंने लैटिन और ग्रीक में बहुत सारे इनामात जीते हुए थे, नुमाया कारकर्दगी हासिल की हुई थी, बहुत कुछ लिखा हुआ था लैटिन पोइट्री में और नसर में, बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो सारे के सारे कम टू लर्न देयर लिविंग, अर्न देयर लिविंग, उन्हें अपनी रोज़ी कमाने के लिए, और मेक देयर वे, और तरक्की करने के लिए किस तरफ आना पड़ा? कम टू इंग्लिश, कम डाउन टू इंग्लिश, उन्हें अंग्रेज़ी सीखना पड़ी। टू अर्न देयर लिविंग, मेक देयर वे, रोज़ी कमाने के लिए और तरक्की करने के लिए। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, जबकि मुझे अंग्रेज़ी सीखने का कोई नुकसान ना हुआ। नेचुरली आई एम बाइस्ड, फितरी तौर पर मैं तरफदार हूँ, इन फेवर ऑफ बॉयज़, उन लड़कों का, लर्निंग इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी सीखते हैं। कहता मैं उन लोगों का तरफदार हूँ, उन बच्चों का तरफदार हूँ जो अंग्रेज़ी सीखते हैं। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं उन्हें सबको कहूँगा कि वो अंग्रेज़ी सीखें। एंड देन, और फिर उसके बाद, आई वुड लेट द क्लेवर वंस, और फिर मैं चालाक लड़कों को, ज़हीन लड़कों को इजाज़त दे दूँगा टू लर्न लैटिन एज एन ऑनर, कि वो लैटिन और लैटिन को सीखें एजाज़ के तौर पर, एज एन ऑनर। कहता है पहले किसको सीखें? अंग्रेज़ी को सीखें, पहले वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें। एंड आफ्टर दैट लेट क्लेवर बॉयज़, फिर मैं ज़हीन लड़कों को इजाज़त दे दूँगा कि वो एजाज़ के तौर पर क्या हासिल करें? लैटिनी का इल्म हासिल करें, ग्रीक एज अ ट्रीट। बट द ओनली वन थिंग आई वुड हिप दैम फॉर इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश। कहता है मैं चाबुक से मारूँगा, ज़ोर से मारूँगा इंग्लिश ना सीखने पर। आई वुड हिप दैम हार्ड फॉर दैट, और मैं बहुत ज़ोर से पीटूँगा उन्हें अंग्रेज़ी की तालीम हासिल ना करने पर। कहता उन्हें अंग्रेज़ी की तालीम हासिल ना करने पर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से पीटूँगा। यानी वो कहता क्या है कि वो स्टूडेंट जो है वो पहले अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करें,
और उसके बाद वो लैटिन को एजाज़ के तौर पर, इज़्ज़त के तौर पर जो वो उसकी अगर तालीम हासिल करना चाहें तो मैं उसकी उन्हें इजाज़त दे दूँगा। लेकिन अगर कोई अंग्रेज़ी की तालीम हासिल नहीं करेगा तो मैं उसे चाबुक से मारूँगा, और मैं उसे चाबुक से बहुत ज़्यादा मारूँगा। क्वेश्चन देख लें इस चैप्टर के जी। इस चैप्टर का क्वेश्चन है, राइटर was the examiner asked question which students cannot answer and not those which they can answer, is the complaint just? क्या ये बात सही है कि वो स्टूडेंट एग्जामिनर हमेशा वो सवाल पूछता है जिनके स्टूडेंट को आंसर नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर हमेशा जो है वो बैलेंस पेपर सेट करता है जिसका ज़हीन स्टूडेंट भी आंसर दे सकता है और निकम्मा स्टूडेंट भी उसमें उसका आंसर दे सकता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर? ये आप लोग बताएंगे आप लोगों के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करते हैं जी। जैसे आप हमारे एग्जामिनर जो हैं वो तकरीबन बैलेंस क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करते हैं। वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन? ये हमने पढ़ लिया है कि चर्चिल को जो सब्जेक्ट पसंद थे, हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग, वो एग्जामिनर को वो सब्जेक्ट पसंद नहीं थे। सो एग्जामिनर लैटिन और मैथमेटिक्स में उसका टेस्ट लेना चाहता था। हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर? लैटिन पेपर उसने कैसे किया? पहले ऊपर अपना नाम लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा दी, बाकी सारे का सारा पेपर उसने खाली छोड़ दिया। उसके बाद है जी, व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू टू हिम? 3 साल इसको वहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा हुआ? 3 साल रहने से इसने जो है वो अंग्रेज़ी ज़्यादा सीख ली और अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, जिसका जो है वो इसे बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इन आफ्टर ईयर्स हाउ डिड ही द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम गुड स्टेड? राइटर राइट एंड अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल व्यूज़ इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग लिविंग। ये सब आप लोग जो है उन क्वेश्चन को तैयार करेंगे और आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया और इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 12। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 12 का होगा। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इस पोर्शन में पार्ट 2 में हीरोज़ में हमारे जो है वो 6 चैप्टर हैं और इन 6 चैप्टर में से जो है वो हमारा पेपर जो है वो तकरीबन 15 नंबर का पेपर आता है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं।